कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद कनाडा वीजा देता ही नहीं है, कुछ लोग ये समझते हैं शायद कनाडा वीजा देना नहीं चाहता। ये दोनों बातें गलत हैं। प्रॉब्लम हमारे अंदर होता है। मेरी गुजारिश है कि जो भी लोग वीजा के लिए या कनाडा के लिए किसी भी अच्छे मुल्क के लिए अप्लाई करते हैं, वो अपने सोशल मीडिया नेटवर्क को अनबाइस्ड रखें, किसी की भी सपोर्ट ना करें, किसी की भी मुखालफत ना करें। एक काम वो जरूर करें कि अपनी जॉब से रिलेटेड और अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजें अपने सोशल मीडिया पर डालें कि मेरा दवाइयों का बिजनेस है और मैंने कभी दवाइयों की कोई पोस्ट नहीं लगाई। सर, वो मेरे घर जाके नहीं चेक करेगा कि मेरा कितना बड़ा बिजनेस है, वो मेरी फैक्ट्री में जाके नहीं चेक करेगा, ना उसके पास इतना टाइम है। मैं मिसाल देता हूं, मैंने अपनी फाइल सबमिट की वीजा के लिए। इस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं है कि वो आज अपनी बीवी से वीजा ऑफिसर लड़ के आया, वो अपने भाई से लड़ के आया, वो अपनी बेटी से लड़ के आया, या किसी भी मामले पे उसका मूड खराब हो गया, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल होता है अपनी फाइल पे, अपनी चीजों पे। हम वो चीजें इतनी अच्छी बनाएं कि अगर उसने 9 लोगों को वीजा दिया है तो 10वें आपको भी वो वीजा दे, और अगर 9 लोगों को उसने रिजेक्ट किया तो 10वां फिर भी वो आपको दे। आपकी फाइल इतनी अच्छी होनी चाहिए। ये लोग अपने मुल्क के साथ बहुत सिंसियर है। ये मूड शूड ये चीजें साइड पे रख देते हैं जब मुल्क की बात आती है। इनको अगर ये लगे कि ये बंदा आएगा, खाए पिएगा, मेरे मुल्क की इकोनॉमी में को 1000, 2000, 5000 डॉलर डाल के जाएगा और वापस चला जाएगा, तो इनको तो बड़ी खुशी होती है। ये तो वेलकम करते हैं ऐसे बंदे को। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, मैं ये समझता हूं 80% रोल प्ले करती है आपको वीजा दिलवाने में। बैंक उसको कर्जा देता है जिसको पैसे की जरूरत नहीं होती। इसी तरह वीजा अच्छे मुल्क जो है उसको वीजा देते हैं जिसको वीजे की जरूरत नहीं है। जितनी एज ज्यादा होगी, 75 साल वाले बंदे को ज्यादा चांसेस हैं। माँ बेटे ने अप्लाई किया है, हो सकता है माँ को मिल जाए, बेटे को रिफ्यूज हो जाए। विजिट वीजे की रिफ्यूजल रीजंस कौन कौन सी होती हैं? मुझे तो सबसे पहले ये क्लियर करें कि विजिट वीजा जो रिफ्यूज होता है वो किन किन वजह से होता है। बहुत शुक्रिया जीशान भाई आपका कि आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके हवाले से लोगों में बड़ा इब्हाम और बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद कनाडा वीजा देता ही नहीं है, कुछ लोग ये समझते हैं शायद कनाडा वीजा देना नहीं चाहता। ये दोनों बातें गलत हैं। प्रॉब्लम हमारे अंदर होता है। मसला ये होता है कि लोग अपनी फाइल को खुद तैयार नहीं करते, लोगों के जिम्मे लगाते हैं, और जब लोग कोई आपकी चीज तैयार करेगा तो वो उतने बेहतरीन अंदाज में या उतने अच्छे अंदाज में नहीं तैयार करेगा जितना आप तैयार कर सकते हैं। तो चूंकि हम लोगों का मसला एक ये है कि हम शॉर्टकट के आदी होते हैं, हम मुश्किल काम नहीं करना चाहते। हम वो काम, हम कहते हैं कोई पैसे हमसे ले ले और हम उसके अगेंस्ट उसको अपनी चीजें दे दें और वो फिल कर दे। तो जो लोग होते हैं वो सही तैयारी के साथ बाजुकात नहीं डालते, बाजुकात प्रॉपर जो मुकम्मल उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक फाइल नहीं फिल करते, और नतीजा उसका नाकामी की सूरत में या वीजा रिफ्यूजल की सूरत में होता है। यहां पे मैं एक चीज को कैटेगोरिकली बताना चाहूंगा कि जो फाइल वीजा होता है या जो पेपर बेस्ड वीजा होता है जिसमें इंटरव्यू नहीं होता, उसमें हर चीज का दारोमदार आपके डॉक्यूमेंट्स पे होता है। आपको क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं, तो अगर कोई सवाल जो कि वीजा ऑफिसर पूछना चाहता है, अगर उसका जवाब आपसे तो वो पूछ नहीं सकता, उसके सामने फाइल पड़ी है, उन पेपरों में अगर उसका जवाब नहीं मिलेगा तो वो आपकी वीजे को रिफ्यूज कर देगा। और अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी केसेस में हम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते जो वीजा ऑफिसर जानना चाह रहा होता है। वीजा ऑफिसर का एक सवाल होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको वो जानना चाह रहा होता है, और वो ये होता है कि आप आ रहे हैं, आप रहेंगे, आप खाएं पिएंगे, आप वापस कैसे जाएंगे। और ये चीज डिपेंड करती है आपकी फाइनेंशियल टाइज पर कि आपका बिजनेस कितना अच्छा है, आपकी नौकरी कितनी अच्छी है, आपकी जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं ये कितनी अच्छी हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं जिनको आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं, जिनकी वजह से आप जाएंगे। ये वो चीजें होती हैं, ये वो सवालों के जवाब वो ढूंढ रहा होता है कि यार ये किस चीज के लिए वापस जाएगा। आप उसको ये बता रहे होते हैं। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि खाली ये प्लान देना है कि वहां पे जाके हम क्या क्या करेंगे, क्या घूमे फिरेंगे। वो बेसिकली ये जानना चाह रहा होता है उस आपकी फाइल में कि आप वापस कैसे जाएंगे। आ तो जाएंगे, आ तो सारे जाते हैं, वापसी में ऐसी कौन सी चीज होगी आपको जो आपको मजबूर करेगी कि आप वापस जाएं। वो सवाल का जवाब जब उसको मिल जाता है वो वीजा दे देता है, उसको जवाब नहीं मिलता वो वीजा रिफ्यूज कर देता है।
जी। ओके ओके। अच्छा, एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैंने भी ये कमेंट सेक्शन में देखी। एक दोस्त ने लिखा था कि जी ऑफिसर जो है ना, आपका जो ऑफिसर चेक करने वाला ऑफिसर है, उसके मूड पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर उसका मूड अच्छा हो तो समझे आपका नसीब अच्छा है, उसका मूड अच्छा नहीं है तो समझे आपका नसीब अच्छा नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं दो तीन चीजें जरूर कहूंगा। एक चीज होती है सर, हम्म उसको कहते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स। एक चीज होती है हम्म अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। मैं मिसाल देता हूं, मैंने अपनी फाइल सबमिट की वीजा के लिए। इस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं है कि वो आज अपनी बीवी से वीजा ऑफिसर लड़ के आया, वो अपने भाई से लड़ के आया, वो अपनी बेटी से लड़ के आया, या किसी उसके आते हुए उसकी गाड़ी ठुक गई है और उसका मूड खराब हो गया। इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मौसम बिल्कुल। खराब हो गया, बर्फ ज्यादा पड़ गई है, इसमें कोई जो एप्लीकेंट है उसका वो कुछ नहीं कर सकता। ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। अगर किसी वजह से पेट्रोल रातों रात कनाडा में महंगा हो गया और उसकी वजह से उसका मूड खराब हो गया, या किसी भी मामले पे उसका मूड खराब हो गया, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हमारा कंट्रोल होता है अपनी फाइल पे, अपनी चीजों पे। हम वो चीजें इतनी अच्छी बनाएं कि अगर उसने 9 लोगों को वीजा दिया है तो 10वें आपको भी वो वीजा दे। मैं फिर बता रहा हूं, हम्म। अगर वीजा ऑफिसर के सामने आपकी फाइल ऐसी जाए कि 9 लोगों को उसने वीजा दिया हुआ है, 10वें आपको भी वीजा दे। और अगर 9 लोगों को उसने रिजेक्ट किया तो 10वां फिर भी वो आपको दे। आपकी फाइल इतनी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी बिल्कुल बिल्कुल। फाइल इतनी अच्छी हो कि उसको देख के मूड अगले का ठीक हो जाए कि यार वाकई यार बंदा जबरदस्त है। क्योंकि याद रखें, ये लोग अपने मुल्क के साथ बड़े सिंसियर है। ये लोग अपने मुल्क के साथ बहुत सिंसियर है। ये मूड शूड ये चीजें साइड पे रख देते हैं जब मुल्क की बात आती है। बिल्कुल। इनको अगर ये लगे कि ये बंदा आएगा, खाए पिएगा, मेरे मुल्क की इकोनॉमी में को 1000 2000 5000 डॉलर डाल के जाएगा और वापस चला जाएगा, तो इनको तो बड़ी खुशी होती है। ये तो वेलकम करते हैं ऐसे बंदे को। अगर इनको ये लगे कि ये बंदा हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, उल्टा हमारे टैक्स पेयर पे बर्डन बन जाएगा, यहाँ पे आके तो ये यहाँ पे लेट जाएगा और कहेगा जी के हम लोगों पे बर्डन बनेगा, हमें इसको उल्टा फीड करना पड़ेगा, फिर वो वीजा रिफ्यूज कर देते हैं। तो मेन चीज होती है आपकी अपनी फाइल जो कि आपके हाथ में है, आपकी हम्म। डॉक्यूमेंटेशन आपके अपने हाथ में है, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके अपने हाथ में है, आपके ट्रैवल हिस्ट्री आपके अपने हाथ में है। इन चीजों को आपने बेहतर करना है। कवर लेटर ये आपके अपने हाथ अच्छा में अजमल है। साहब, ये जो आपने खुद ही जिक्र कर दिया, कवर लेटर है, बैंक स्टेटमेंट है और बाकी सारी चीजें, अब आम बंदे को इन चीजों का इतना इल्म नहीं है, इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है और ये कैसे जो है वो वजह बन सकती हैं आपके वीजा के अप्रूवल की भी, और कैसे वजह बन सकती हैं आपके वीजा के रिफ्यूजल के भी? तो इसके बारे में कुछ हमारे रहना। सर जी, सबसे जो मेन चीज होती है ना, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। आपकी बैंक स्टेटमेंट आपका सब कुछ बता देती है कि ये बंदा फाइनेंशियली कितना तगड़ा है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, मैं ये समझता हूं 80% रोल प्ले करती है आपको वीजा दिलवाने में। कुछ लोग होते हैं वो इकट्ठे पैसे डाल देते हैं और वो कहते हैं 6 महीने पड़े रहे और उसके बाद वो कहते हैं यार मेरे अकाउंट में 50 लाख पड़े थे, वीजा पे रिजेक्ट हो गया। वो ये नहीं देखते कि आपके अकाउंट में पड़े कितने हैं, वो ये देखते हैं आए कितने हैं, गए कितने हैं और रहे कितने हैं। और वो रेगुलर आते रहे हैं या वो इरेगुलर आते रहे हैं। कभी वो 10 लाख आ गया, कभी 50,000 आया, कभी फिर यानी कि 20 लाख आ गया। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन वो नहीं कर वो चाहते। बैंक ट्रांजेक्शन के ऊपर मैंने कंप्लीट 2 वीडियोस बनाई हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको देखें। उसमें एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली मैंने बताई है कि अगर आपकी फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है स्ट्रीम लाइन चल रही है। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप दुबई में बैठे हैं, आप 10,000 दिरहम आपकी सैलरी है, आप 5,000 खाते हैं, लगाते हैं और 5,000 हर महीने बच जाता है आपका। और 6 महीने बाद आपके पास 30,000 दिरहम बचे हुए हैं या रियाल बचे हुए हैं, या इसके इक्विवेलेंट आपके पास पाकिस्तानी को 25-30 लाख रुपया बचा हुआ है। इस तरीके से आपके चलते आ रहे हैं, तो फिर तो आपके वीजा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पहले 3 महीनों में फर्ज करें 5 लाख आपके अकाउंट में पड़ा हुआ था, आखिरी 3 महीनों में आपका 55-60 लाख हो गया, तो वीजा ऑफिसर इतना बेवकूफ नहीं होता सर कि उसको ये पता ना चले कि यार ये सिर्फ इसी काम के लिए इसने बनाई है। मैंने ऐसा भी लोगों को देखा है कि एक दिन में या एक महीने में पहले उनकी वीजा वो जो 5 महीने की स्टेटमेंट थी वो आ रही थी 5-7 लाख 10 लाख, आखिरी एक महीने में 90 लाख 1 करोड़ डाल के वो कहते हैं 1 करोड़ 10 लाख था हमारा, फिर वीजा रिजेक्ट हो गया। तो भाई वो ये देखता है कि आपका ग्राफ कैसे चल रहा है, आपकी कोई रेगुलर इनकम आ रही है,
कोई कमाई, यानी कि देखें, एक दोस्त का एक और भी बड़ा सवाल था कि यार हमारी तो फसलों से आमदन आती है, उसकी भी कोई ना कोई देखें कोई ना कोई तरीका होता होगा कि वो इकट्ठी आती है, आप उसके साथ एविडेंस लगा सकते हैं कि जनाब मुझे 6 महीने की इकट्ठी आती है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि यूट्यूबर्स के बारे में भी ये गुमान है, मेरा गुमान समझ लें कि यूट्यूबर्स या फ्रीलांसर्स जो हैं, जो मतलब डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, क्या इनको प्रेफर दी जाती है, या मतलब वीज़ा ऑफिसर इन पे कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लेता क्योंकि ऑलरेडी डॉलर्स में अर्न कर रहे होते हैं? तो ऐसा कुछ है? अब आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखें देखें, पहली बात यह है कि यूट्यूबर जो होता है उसकी सैलरी होती है डॉलर्स में, वो कैनेडियन डॉलर में हो सकती है, वो अमेरिकन डॉलर्स में हो सकती है। तो उनकी सैलरियां, और अच्छे जिनके पास बेस होती है, उनको ना सिर्फ वैल्यू मिलती है, बाज औकात कनाडा उनको स्पॉन्सर कर देता है। और मैंने खुद ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं इंडिया से, खासकर पाकिस्तान से, मैंने अभी तक मेरे ख्याल में शायद कोई एक आध पाकिस्तान से भी आया था, उनको स्पॉन्सर करते हैं कि जनाब वो आए, विजिट करें, उनको रिटर्न टिकट दिया जाता है, प्लस उनको ऑब्वियसली उनको वीजा दिया जाता है, प्लस उनको होटल स्टे दिया जाता है ताकि वो आए। और चूंकि पूरी दुनिया में इनको लोग देख रहे होते हैं, तो बेसिकली उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट होती है। फॉर इंस्टेंस, आप आते हैं, आपका 1 लाख सब्सक्राइबर है, मैं मिसाल देता हूं, आप यहाँ की कोई वीडियो बनाएंगे, वीडियो डालेंगे, तो 1 लाख से आपका हो सकता है आपका 2 लाख पे जाए, लेकिन 1 लाख बंदा तो कम से कम देखेगा ना आपको कि यार आप कनाडा में आ रहे हैं, नायग्रा फॉल को प्रमोट कर रहे हैं, 1 लाख बंदा तो देख रहा है। उनमें से अगर 10 भी सही जेन्युइन टूरिस्ट आ गए, तो इनका तो अगर 5,000 पर बंदा आया तो 50,000 तो आ गया आपकी वजह से। या भी मैंने मिनिमम बताया कि 1 लाख में से 10 बंदा अगर आता है और $5,000 लगाता है, तो 50,000 तो इनके घर में आ गया ना। और मैं अगर 100 की मिसाल दें तो फिर कहां जाती है बात, और 1,000 बंदा आपकी वीडियो देख के यहां पे आ जाता है, फिर इनको कितना रेवेन्यू आता है। तो इस वजह से यूट्यूबर या जो इस तरह के प्लेटफॉर्म वाले लोग हैं, ये जो आर्टिस्ट होते हैं, इनको मिल जाता है, जो जिनके अच्छा बेस होता है, तो इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है यहाँ पे। अजमल साहब, विजिट वीज़ा पे क्या फैमिली साथ जा सकती है? क्या ये पॉसिबल है? ये भी हमारे एक दोस्त ने कमेंट में हमसे पूछा था। मतलब कुछ लोग कह रहे थे नहीं, कुछ को कह रहे थे कि जा सकते हैं। इसके बारे में ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्या ये पॉसिबिलिटी देखिए, है, विजिट मतलब वीजा पे फैमिली फैमिली विजिट वीज़ा बिल्कुल पे जा जा सकती सकती है? है, लेकिन आपको ये शो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अब अपनी जड़ भी अपने साथ निकाल के रख ली है। आपने जड़ भी अपने साथ ही रख ली है। अब दरख्त जो चल रहा है ना, वो बगैर जड़ के जा रहा है। फैमिली से मुराद ये है कि बीवी और बच्चे, तो अब जड़ के, अब उसको और ज्यादा साबित करना पड़ेगा। अब सिर्फ उसका पीछे बिजनेस रह गया, या जॉब रह गई है, या उसके को फाइनेंशियल टाइज रह गई है। अब उसको फिर अपनी वो चीजें बहुत ज्यादा तगड़ी शो करनी पड़ेंगी कि जिसके लिए उसको वापस आना पड़ेगा। अदरवाइज वो मुश्किल हो जाता है फैमिली के साथ लोगों का वीजा, क्योंकि फिर वो जो बाकी उनके बिजनेस के जॉब के मामलात होते हैं वो जस्टिफाई नहीं करते। तो फैमिली का वीजा थोड़ा पाकिस्तान से खासकर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे लोगों की उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं है, बाकी मुल्कों से लग जाते होते हैं। अच्छा, एज कितनी मैटर करती है? ये डिपेंड करता है, मतलब कोई मैरिड बंदा है, कोई सिंगल बंदा है, या कोई बंदा एजड है, ज़्यादा उम्र डिपेंड कर रही होती है वीज़ा अप्रूवल पे? मतलब बूढ़े बंदे को जल्दी वीज़ा मिल सकता है, जवान को डाउट होता है। मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों का। मतलब जो एजड बंदे हैं, वो क्या वीज़ा उनको मिल सकता है या नहीं मिल सकता? जो जवान है, मतलब जल्दी ज़्यादा चांसेस किसके हैं? सर, आपको इस बात का जवाब भी दूंगा, और आपको आखिर में $1 मिलियन आपको आपके जो व्यूअर्स हैं ना, उनको मैं एक जबरदस्त चीज भी बताऊंगा आखिर में। पहली बात यह है सर कि विजिटर वीजे के लिए एज की कोई लिमिट नहीं है, बल्कि विजिटर वीजे के लिए यह कहा जाता है कि जितनी एज ज्यादा होगी उतना वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि एक 55-60 साल का बंदा अप्लाई करे, उसको वीजा आसानी से मिल जाए। 25 साल का मिले, अप्लाई करे, उसको मुश्किल से मिले, क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये 55-60 साल का बंदा ना दोबारा से अपनी जिंदगी नहीं स्टार्ट कर सकता। तो जो 20-25 साल वाला लड़का है, उसकी तो जिंदगी भी स्टार्ट ही नहीं हुई, उसने तो यहीं से स्टार्ट कर लेना है, उसने पीछे वालों को भूल जाना है। तो 60 साल वाले बंदे की वहां पे सोशल टाइज होती हैं, दोस्तियां, यारियां, रिश्तेदारियां, बच्चे, उससे 60 साल गुजारे होते हैं। वो कहते हैं यार ये बंदा वापस जाएगा जाएगा, ये नहीं रह सकता। तो ये था आपकी बात का, पहली बात का जवाब कि जनाब, आप जितनी एज ज्यादा होगी
75 साल वाले बंदे को ज्यादा चांसेस हैं। 75 साल माँ बेटे ने अप्लाई किया है, हो सकता है माँ को मिल जाए, बेटे को रिफ्यूज हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, हुआ भी है। तो जितनी उम्र ज्यादा होगी उतने लोगों को ज्यादा वीजा मिलने के चांसेस हैं। और आखिर में मैंने आपको बताया था कि $1 मिलियन आपको मैं चीज बताऊंगा जो कि मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं। सर, जो भी बंदा कनाडा वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है वो एक दो चीजों का बहुत ख्याल रखे, आजकल बहुत ख्याल रखे कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किसी भी जो ऐसी बॉडी है जो कि टेररिस्ट है उसको सपोर्ट ना करे। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक होते हैं और हो रहे हैं, वो बताएं या ना बताएं, और ये बहुत बड़ा असर होता है। मेरी गुजारिश है कि जो भी लोग वीजा के लिए या कनाडा के लिए किसी भी अच्छे मुल्क के लिए अप्लाई करते हैं वो अपने सोशल मीडिया नेटवर्क को अनबाइस्ड रखें, किसी की भी सपोर्ट ना करें, किसी की भी मुखालफत ना करें। एक काम वो जरूर करें कि अपनी जॉब से रिलेटेड और अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजें अपने सोशल मीडिया पर डालें। मैं अगर ये कहता हूं कि मेरा दवाइयों का बिजनेस है और मैंने कभी दवाइयों की कोई पोस्ट नहीं लगाई, सर वो मेरे घर जाके नहीं चेक करेगा कि मेरा कितना बड़ा बिजनेस है, वो मेरी फैक्ट्री में जाके नहीं चेक करेगा, ना उसके पास इतना टाइम है, ना वो मेरे जो है वो थानों में जाके चेक करेगा। आपको पता है मुझसे बेहतर कि पाकिस्तान के थानों में कौन सी FIR होती हैं और कितनी वो रिकॉर्ड पर चढ़ती हैं। उसने आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करना है। अब लोग पूछते हैं सोशल मीडिया अकाउंट कैसे चेक करेगा? भाई आपने उनको हर चीज दी होती है, आपने उनको अपना ईमेल एड्रेस दिया होता है, आपने नाम दिया हुआ है, अपना फोन नंबर दिया हुआ है, अपना वल्दियत दी हुई है, अपने बहन भाई दिए हुए हैं। ये चीजें बहुत काफी होती हैं। उनको एक चीज पता होती है कि सोशल मीडिया अकाउंट पे बंदा सारी चीजों में झूठ नहीं बोल सकता। एक बटन दबाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका सारा कुछ निकाल के रख देता है। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके प्लेटफॉर्म से, ये मैं पहला बंदा हूं और ये पहली दफा मैं ये बात कर रहा हूं, इस पर मैं पूरी प्रॉपर एक वीडियो भी बना रहा हूं कि जनाब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एहतियात करें। किसी की भी, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वैसे जो मर्जी करते रहें, लेकिन अगर किसी खास मुल्क में, किसी अच्छे मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं, अपने आप को अनबाइस्ड रखें। यह ना हो कि आपकी किसी ओपिनियन की वजह से आप सफर कर रहे हो इन फ्यूचर। जी जिशान साहब। आज जी उन तमाम दोस्तों का गिला शिकवा दूर हो जाएगा जी, जो दोस्त ये कहते थे कि अजमल भाई से रब्ता कैसे करें, इनका नंबर क्या है। वीडियो में आगे मैं इनका नंबर भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनसे आपका रब्ता भी करवाऊंगा। कोई भी बंदा अजमल साहब से बात करना चाहे, मैं पहले ये क्लियर कर दूं, अजमल साहब कोई एजेंट नहीं है और मैं ज़ाती तौर पे ऐलान करता हूं कि आप अजमल साहब से 1 रुपये का भी लेन देन ना करें। फी सबीलिल्लाह आपको समझाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। 1 रुपये का लेन देन आपने नहीं करना अजमल साहब से, बिल्कुल भी किसी तरह का। अजमल साहब मुझे खुद कह चुके हैं कि जी मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, या मैं किसी को ये नहीं कहता कि मेरे थ्रू कोई अप्लाई करें या मुझे कोई फीस पे करें, कुछ ऐसा नहीं है। सर मैं YouTube पे, मैंने पहले भी आपके उसमें बताया था कि अजमल महमूद 42410 के नाम से मेरा चैनल है। फिर बता रहा हूं, AJMALMAHMOOD 42410, अजमल महमूद 42410 मेरा YouTube चैनल है। मैं हर संडे के संडे उस पर लाइव आता हूं। इस संडे को भी लाइव था 10:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम रात के। मैं हर संडे को लाइव आता हूं। आप मुझे वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फोन नंबर भी मेरे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में है, और टिकटॉक पे भी मैं लाइव आता होता हूं। अजमल कनाडा से लिखेंगे, अजमल महमूद 42410 लिखेंगे तो आगे मैं ही आऊंगा, और हर संडे के संडे में वहां पे आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद होता हूं। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, सवाल पढ़ता हूं और उन पे रिप्लाई भी करता हूं।